दोस्तों, पिछली कहानी में आप लोगों ने पढ़ा रवि लापरवाही से जवाब देते हुए, ज़्यादा काम करने और अच्छी खुराक ने मिलने से मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। अब आगे। उस दिन रक्षाबंधन था। रवि को अपनी बहन के घर मथुरा जाना था। सुबह से मेरे पेट में दर्द था। मैंने रवि से कहा, आज तुम मथुरा मत जाओ, मेरी तबीयत काफ़ी खराब है। कैसी बेवकूफ़ों की बात करती हो? दीदी ने आज खास तौर पर मुझे बुलाया है, मैं अवश्य जाऊंगा, रवि ने रूखे स्वर में कहा और मथुरा चले गए। सारा दिन मेरे पेट में दर्द होता रहा। शाम तक दर्द असहनीय हो उठा तो मैंने दीपक को फ़ोन किया। सास उस समय पड़ोस में बैठी थी। दीपक कार में बिठाकर मुझे तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने मेरी हालत देख फटकारा। पेशेंट को सुबह ही लेकर आते तो बच्चे को बचाया जा सकता था, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी सुबह मुझे होश आया तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। जीवन में हल्की सी जो रोशनी की किरण दिखाई दी थी, नियति के क्रूर चक्र के हाथों वह भी अंधकार में विलीन हो गई। मुझे पता नहीं रवि के दिल को कितना सदमा पहुंचा, क्योंकि हम दोनों नदी के दो किनारों के समान एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। मेरी नंदे आगरा गई हुई थी। उनकी और सास की सलाह पर रवि ने एक रात कहा, स्वाति, तुम शादी से पहले जयपुर डिग्री में पढ़ाती थी। मेरे विचार से तुम्हें नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए और जयपुर जाकर फिर से सर्विस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मुझे सर्विस करने में कोई ऐतराज नहीं, किंतु विवाह के बाद भाई भाभी के घर रहना ठीक नहीं लगता। तुम आगरा डिग्री कॉलेज में मेरा स्थानांतरण करवाने का प्रयास करो। मैंने कहा, स्थानांतरण होने से समय लगेगा, तुम इसी जुलाई में जयपुर जाकर सर्विस फिर से ज्वाइन कर लो। रवि ने कहा। प्रतिवाद करना व्यस्त था। जाहिर था रवि पर अपनी माँ और बहनों का जादू सिर चढ़ बोल रहा था। जुलाई में जयपुर आकर मैंने अपनी पुरानी सर्विस फिर से ज्वाइन कर ली। कॉलेज में सुधा से मेरी मित्रता हो गई। सुधा अविवाहित थी। इत्तेफाक उसका विवाह भी आगरा में हुआ था। 3 वर्षों की खुशी विवाहित जीवन के बाद उसके पति सौरभ का अपनी सहकर्मी की और झुकाव हो गया। सुधा पति की बेवफाई सहन नहीं कर पाई और उसका घर छोड़ जयपुर आ गई। हम दोनों एक ही किश्ती के मुसाफिर थे, सो एक दूसरे के मन की वेदना को भली भांति समझते थे। बीच बीच में रवि के पत्र आए, किंतु मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार मुझे मिलने भी आए। तब से सुधा के साथ उदयपुर चली गई थी। 2 बार रवि ने दीपक को भेजा, किंतु मैंने उसके इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। रवि के व्यवहार से मुझे बेहद पीड़ित किया। मुझे जरूरत स्वयं से दूर कर देने पर मेरा आत्मसम्मान शल्य हो गया। जबकि रवि की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। सोचते सोचते आधी रात ज्यादा आंखों में कट गई। देर रात मुझे नींद आई। सुबह न जाने कितनी देर में सोई। यदि सुधा न आती जगाती हड़बड़ा कर बैठ गई। सामने कुर्सी पर दीपक बैठा था। अब तो कल यूं ही चली आई। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको रवि को नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने नाराजगी जताई। भाभी, रवि को अपने के पर बेहद अफसोस है। गुस्सा थूक दो और घर वापस लौट जाओ। किसका घर और कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं। इतने दिन वहां रहकर मैंने जान लिया है, रवि को मेरी कोई जरूरत नहीं। उन्हें आप एक आदर्श बेटा और आदर्श भाई बना रहने दीजिए। पति बनने का प्रयास मत कीजिए। अब हालात बदल गए हैं। मम्मी भी पंकज के पास हैदराबाद चली गई हैं। क्यों? आपको जयपुर भेजने के कुछ दिनों बाद मम्मी गिर गई थी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मुसीबत में उनकी सेवा के लिए कोई बेटी नहीं आई। उस समय आपके साथ किए व्यवहार पर वे बहुत पछताई थी। उनकी देखभाल के लिए घर में एक स्त्री का होना जरूरी था, सो पंकज उन्हें अपने साथ हैदराबाद ले गया। दीपक ने कहा। मैंने वैसे तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, मगर बोली, भैया, रवि की उपेक्षा ने मेरी भावनाओं को कुचल दिया है। उनसे कहिएगा मेरी चिंता न करें। मेरे हट के आगे दीपक निराश हो गया। फिर वह सुधा से बोला, तुम भाभी को समझाओ, मैं शाम को फिर आऊंगा। दीपक के जाते ही सुधा बिफर पड़ी। तुझे बार बार बुला रहा है, किंतु तू उसके बात तक करने को तैयार नहीं। इतना अभिमान अच्छा नहीं स्वाति। कहीं ऐसा न हो कि तुझे अपने फैसले पर पछताना पड़े। मैं खामोश रही। शायद सुधा ठीक कह रही थी। अगले दिन हमें जयपुर लौटना था। लड़कियां जी भरकर खरीदारी करना चाहती थीं। नाश्ता करके हम दोनों भी खरीदारी के लिए निकलने वाली थीं। तभी सुधा के मिलने उसका पति सौरभ आ गया। वह सुधा से बात करना चाहता था, पर मैं हैरान रह गई थी। थोड़ी सी
ना नुकर के बाद सुधा उसके साथ चली गई। 2 घंटे बाद जब वह लौटी तो खुश थी। आते ही मुझसे लिपट गई, बोली मैं बहुत खुश हूँ, मेरा और सौरभ का समझौता हो गया। वह अपने किए पर शर्मिंदा है, क्षमा मांग रहा है मुझसे, घर वापस बुला रहा है। और तू जाने को मान गई? मैंने चिढ़कर उसकी बात काटते हुए कहा। तू तो कहती थी कि ऐसे बेवफा आदमी के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। हाँ स्वाति, मैं ऐसा कहती थी, किंतु यह भी सच है कि अकेला रहकर जीवन कटना बहुत कठिन है। मैंने निजी अनुभवों के आधार पर कह रही हूँ। अकेली स्त्री को यह समाज चैन से जीने नहीं देता। जीवन में एक कदम कदम पर हमें समझाते रहना पड़ते हैं, भाई बहनों के साथ, मित्रता के साथ और नौकरी में भी। फिर पति के साथ समझौता करने में संकोच कैसा? गलती किसी की भी हो सकती है और सौरभ को अपनी गलती पर पछतावा भी है। फिर गलती सुधारने का एक मौका मैं उसे क्यों न दूं? मेरी मानो तो स्वाति, तुम भी रवि के पास लौट जाओ। रवि ने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की, वह हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करता रहा, सिर्फ घर वालों के दबाव में आकर भूल बैठा। उसकी भूल इतनी बड़ी नहीं है कि उसे क्षमा नहीं किया जा सके। इसलिए मेरी बात पर ठंडे दिमाग से विचार करो और शाम को दीपक तुम्हें लेने आए तो रवि के पास लौट जाओ। सुधा की बातों को मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच तो यह था कि मन में किसी कोने में अब तक रवि के मिलने की अभिलाषा शेष थी, जिसे मेरे अहम ने जलाकर राख बना डाला था। आज सुधा की बातों से उसे राख को कोई दबी ढकी चिंगारी फिर से सुलगने लगी थी। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी यहीं तक।